गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 4 लेक्चर हमने हीगल पर लिए हैं। आज हीगल पर हम 5वां लेक्चर लेने जा रहे हैं। आदर्शवादी विचारक हैं। मैं जब भी नया चैप्टर शुरू करता हूँ आपको पिछला कुछ रिमाइंड करता हुआ चलता हूँ। और आप ध्यान रखें, ये जो अतीत के पन्ने हैं ये ख़त्म नहीं होते, आपस में जुड़े हुए हैं। अतीत याद नहीं रखेंगे, वर्तमान को समझ नहीं पाएंगे, भविष्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो हीगल को पढ़ते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें 3 बातें। पहली बात, आदर्शवादी विचारक हैं। दूसरी बात, राज्य को दैवीय संरचना मानते हैं। तीसरी बात, मूलतः वो दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं हैं। तो जो वर्तमान की राजनीतिक शब्दावली है, उनके अर्थ हैं, उनकी व्याख्याएं हैं, हीगल के विचारों में आपको ये उतनी ज़्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन उसका निहितार्थ, उनके पीछे छुपी हुई भावनाएं हैं, हम उन्हें समझने के प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे हीगल के शासन के सिद्धांत और उनके युद्ध पर विचार। देखिए, शासन की बात यह है कि हीगल इस बात को मानते हैं कि राज्य का जो प्रकटीकरण है, देखिए राज्य दैवीय है उनके मुताबिक। वो जब प्रकट होता है तो 3 रूपों में होता है। पहला, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी जो दुनिया के अन्य देश हैं उनके साथ उनके संबंध कैसे हैं और कौन से ऐसे नियम, कायदे, कानून, परंपराएं, रीति रिवाज हैं जिनसे कि वो संबंध नियंत्रित और नियामक हो रहे हैं। और तीसरा बिंदु उनका जो है वो है विश्व का इतिहास, कि इतिहास की घटनाओं को, इतिहास के स्रोतों को, इतिहास की परंपराओं को हीगल ने वर्तमान से बड़ी मजबूती से जोड़ा है। वो इस बात को मानते हैं बड़ी गंभीरता के साथ कि आप अपने आप को इतिहास से अलग नहीं कर सकते, और यदि आप ऐसा करते भी हैं तो ये राज्य की सेहत के लिए और नागरिकों के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। तो संविधान के अंतर्गत जो मैंने आपको 3 हिस्से बताए शासन के, उसमें पहले हम लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। उसमें उन्होंने मॉन्टेस्क्यू और लॉक की तरह, आप जानते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आधुनिक युग में मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के जो ये 3 अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इसमें उन्होंने शक्ति को बांटा है। हीगल भी इस बात को मानते हैं, लेकिन उनका रवैया वो नहीं है जो मॉन्टेस्क्यू या लॉक का रहा है। क्योंकि ध्यान रखिए, मॉन्टेस्क्यू और लॉक जो हैं वो पॉलिटिक्स के विद्वान हैं, वो फिलोसफर नहीं है। और हीगल मूलतः दार्शनिक हैं। उनके विचारों में ये राजनीतिक संदर्भ आपको दिख जाएंगे, ये है नहीं। अब वो इस बात पर जोर देते हैं कि शक्ति पृथक्करण आवश्यक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो राज्य है। देखिए, उन्होंने राजा पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपने पढ़ा है। हीगल 2 को तो मान रहे हैं, ध्यान रखिए, इस बात बारीकी पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने विधायिका और कार्यपालिका तो मानी है, तीसरा अंग उन्होंने माना है राजा, न कि न्यायपालिका। आशय इसका अर्थ ये है कि न्याय को वो राज्य का सर्वोच्च गुण तो मान रहे हैं, लेकिन वो गुण वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को नहीं दे रहे। वो उन्होंने राजा में केंद्रित किया है, क्योंकि वो राजा को ईश्वर के अवतार के प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। और उनका ये मानना है कि शक्तियों का जो ये विभाजन किया गया है, ये राज्य की जो दैवीय सत्ता है, जो इससे पूर्व के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको एस्टैब्लिश और स्ट्रॉन्ग यानी स्थापित और मजबूत करने के लिए है। और ये तभी हो पाएगा जब राजपद के प्रति श्रद्धा हो। वहां इफ एंड बट यानी सवाल जवाब नहीं होंगे, बल्कि स्पष्ट तौर पर राज्य की आज्ञा के पालन में गर्व महसूस किया जाएगा।
राज्य के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए। हीगल की यह मान्यता है। शक्ति पृथक्करण को तो वो ये मान रहे हैं कि राजा जो है वो अपनी सहूलियत या सुविधा के हिसाब से अपनी योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के हिसाब से बांटेगा और वो जब चाहे इन्हें रोक भी सकता है, नियंत्रित भी कर सकता है। अंतिम जो शक्ति है वो राजा है। और अब बात आती है राजा के ऊपर कि राजा कौन हो, जिसको हीगल ने इतनी सारी शक्तियां और ताकतें दी हैं। तो हीगल समर्थन करते हैं संवैधानिक राजतंत्र का, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क अंग्रेजी में कहते हैं इसको। देखिए, तानाशाही का समर्थन नहीं कर रहे वो ये चाहते हैं कि संविधान में जो प्रक्रिया वर्णित है, जिसकी अनुपालना होती है, राजा उसी प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाए, निर्मित हो और शक्तियों का प्रयोग करे और राजा और जनता के बीच में जो एक सेतु का काम करते हैं, पुल का कार्य करते हैं, वो संविधान के सिद्धांत करते हैं। जैसे आप देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र है, आप बीए पार्ट सेकंड में पढ़ चुके हैं। अब प्रधानमंत्री कौन होगा ये फैसला जनता करती है। आप ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सरकार को मत नहीं दिया होता। इस उदाहरण को आप ज़्यादा आसानी से यूँ समझ पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री उस पार्टी का नहीं होता है, राष्ट्रपति उस पार्टी का नहीं होता, राष्ट्रपति देश का होता है। जब आप एक निश्चित जनमत प्राप्त कर लेते हैं लोकतंत्र में, जैसे हम अपने देश का उदाहरण ले रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है वो उस पार्टी विशेष का नहीं है, या खाली उनका नहीं है जिन्होंने उसको मत दिया, बल्कि वो देश का है। वैसे ही जो संवैधानिक राजतंत्र की बात हीगल कर रहे हैं, वो पूरे देश का शासक है, उसकी आज्ञाओं की अनुपालना करना पूरे देश की जनता का कर्तव्य है, भले उसने उसको अपना समर्थन दिया हो या ना दिया हो। अगला बिंदु, हीगल जिस गुण को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं राज्य का, वो है संप्रभुता, और ये शक्ति उन्होंने प्रयोग का अधिकार इस राजा को दिया है। वो ये मानते हैं, उनकी ये मानना है कि निर्वाचन यानी डेमोक्रेसी के हीगल पक्षधर नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा, इस बात पर हीगल की बड़ी आलोचना भी होती है। वो लोकतंत्र को एक अच्छी शासन प्रणाली नहीं मानते। आप लोगों ने बीए पार्ट सेकंड में इंग्लैंड का संविधान पढ़ा है। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे विद्वान हैं, बहुत से ऐसे विचारक हुए हैं जो कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में खूबियां तो हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ लोकतंत्र में कुछ कमियां भी हैं। हीगल का मानना कि यह है कि वो जो कमियां हैं वो राज्य के व्यक्तित्व के विकास में बाधाएं खड़ी करती हैं। और राज्य क्योंकि ईश्वर का अवतार है और प्रजा को उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ये दोनों ही चीज़ें बाधित हो जाती हैं, क्योंकि जनता के पास अधिकार आवश्यकता से अधिक होते हैं और वो उसका प्रयोग करती भी है और कर भी सकती है। इसीलिए हीगल वंशानुगत सम्राट का समर्थन करते हैं। इस बात पर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, हीगल की बड़ी आलोचना हुई है कि जन्म के आधार पर किसी को राजा यदि बनाया जा रहा है तो उसकी योग्यता और अयोग्यता बीच में कहाँ आ रही है। अगर वो अयोग्य है तब भी राजा बनेगा, ना है तब भी बनेगा। तो हीगल इस बात को मानते हैं कि एक सूत्र जो है वो सत्ता है, जो बिखरे हुए विचारों को आपस में जोड़ देती है, और विधायी सत्ता वह है जो सर्वमान्य का निर्धारण और स्थापना करती है। इसका आशय यह है कि अगर कोई सत्ता विधि के द्वारा निर्मित की जाती है और उसके पीछे जन समर्थन होता है, तो वहाँ फिर असहमति का सवाल खड़ा नहीं होता। जैसे उन्होंने जिस पद की बात की है राजतंत्र की, कि राजा का निर्णय अंतिम है, जो सम्राट है या राजा है उसका जो मुनार्क है उसका फैसला आखिरी है। अब उसमें नहीं मानने की चॉइस नहीं है, आपको उसकी अनुपालना करनी ही करनी है। और वयस्क मताधिकार में, डेमोक्रेसी में हीगल का यकीन नहीं है।
आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा, लोकतंत्र की कमियों को वो ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। उनका मानना ये है इस व्यवस्था में कमियां हैं, खामियां हैं जो राज्य के मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। धन्यवाद।